हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल AR कोचिंग। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक नया सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो हम आपको पहले ही बता दें कि संविधान जो है, संविधान के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ जो टॉपिक होते हैं हम आप सबको बताएंगे कि मतलब कब कौन सा रूल नियम लागू हुआ था और कब किस समय क्या हुआ था। तो यही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आखिरी तक हमारे संग जुड़े रहिए, वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहिए, हम आपको कुछ अच्छा ही बताएंगे। आइए तो हम अपना शुरू करते हैं संविधान के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। इस मतलब पाठ का जो नाम है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त। संविधान पाठ का नाम है संविधान। और इस आइए पहला जानते हैं टॉपिक। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई हुई थी। मतलब 1757 की प्लासी की लड़ाई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आइए अब जानते हैं इसमें इतनी टॉपिक। अब आइए जानते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में जानते हैं इसमें क्या क्या हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कुर बंधन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रताड़ित किया गया पहला कानून था। मतलब जो था ब्रिटिश इंडिया के कारण जो किया हुआ अत्याचार और कुअपराध था, उसको रोकने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट चलाया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं और भी संक्षेप में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता 1764 में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब इस को धरने के लिए 1764 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, या उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय भी कहते हैं। स्थापना इसमें जो थे न्यायाधीश नियुक्त किए गए। न्यायाधीश 3 न्यायाधीश शामिल थे और मुख्य न्यायाधीश जो 3 न्यायाधीश का भी चीफ था, मतलब बड़ा, उससे भी बड़ा था, जो उन्हें भी इंचार्ज कर रहा था, उसका नाम था सर जिहाली इम्पे, एलिजा इम्पे। मुख्य जो न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश जेम्स वर्स लिमिटेड हाइट्स, ये 3 हो गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी की इस तहत बनाने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। जो इस तहत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बनाए गए प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग थे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। मतलब जो इसकी कमियां थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। मतलब इसकी कमियां दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। जो इसमें कमियां रह गई थी वो इस एक्ट के जरिए पूरी हो गई थी। आइए जानते हैं आगे। आगे जानते हैं कि और क्या हुआ। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण को दोहरी प्रणाली की स्थापना करने वाला एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। मतलब जो 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट था वह दोहरी प्रणाली धारण स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण अधिनियम था। मतलब इस एक्ट में दोहरी प्रणाली स्थापित हो गई थी। दोहरी प्रणाली जैसे कि आपको हम बताएं। आइए पहले पूरा जानते हैं। इसमें ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कंपनी राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण करने की शक्ति दी, जबकि कंपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को नियंत्रण कर रही थी। भारत में विशिष्ट अधिपत्य शब्द का पहली बार उपयोग हुआ। जब ब्रिटिश आधिपत्य मतलब जो ब्रिटिश लोगों का शासन था वो पहली बार जब लागू हुआ था तो इस ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा ही जारी हुआ था। इसमें 1784। अगर आपको कहीं कभी प्रश्न पूछे कि मतलब भारत में ब्रिटिश आधिपत्य कब जारी हुआ था और किस एक्ट के जरिए चालू, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के जरिए पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ था। और हम आइए जानते हैं बोर्ड और कंपनी नियंत्रण। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या 24 थी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे जो उनकी संख्या 6 थी। तो इसी मामले के तहत कंपनी द्वारा पहला दस्तावेज जारी करने के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के सदस्य को अनुमति मिल गई थी। आइए जानते हैं आगे आपको विस्तार में बाद में पढ़ाएंगे। और इसी के जरिए जो थे हमारी दोहरा नियंत्रण भी लागू हुआ था। वर्णित राजनीति। आइए जानते हैं कैसे। दोहरा नियंत्रण यह अधिनियम कंपनी के वर्णित और राजनीतिक कार्यों को अलग करता था। एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाया गया। मतलब जो दोहरी प्रणाली को नियंत्रण था, इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कब बनाया गया था? 1784 एक्ट के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। जो ब्रिटिश सरकार की और भारत को राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को देख रहे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो किस मामले को देखता था? वो इस मामले को देखता था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत और राजनीतिक मामलों की प्रशासनिक मामलों को देखरेख करता था। कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स करता था। बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड। इस बोर्ड के 6 सदस्य थे जिसमें एक राज सचिव और अन्य न्यायाधीश शामिल थे और वे कंपनी के काम को प्रशासनिक की निगरानी करते थे। जो राज सचिव था, अन्य न्यायाधीश
अधिकारी शामिल थे और वे कंपनी के काम और प्रशासनिक निगरानी को देखरेख करते थे। जो अन्य लोग थे वो कंपनी के काम और प्रशासनिक को निगरानी रखते थे, उन पर निगरानी रखते थे। आइए जानते, अभी हमने ये समझा था, तो ये देखिए इसमें जो थी दोहरी प्रणाली वो अलग अलग कर दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग कर दिए इन दोनों में। आइए आगे जानते हैं। अब आइए जानते हैं 1793 चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश चार्टर अधिनियम संसद द्वारा प्रताड़ित किया गया एक अधिनियम था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ट को 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया। भारत पर इसके शासन को बढ़ा। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारियों एकाधिकार को बनाए रखा, कंपनियों, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार के तहत रखा और गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया। मतलब इस एक्ट में बताया गया है कि जो हम गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। और इस एक्ट में जो था 20 इस चार्ट जो कंपनी के अधिकार को था, मतलब उसके कार्य को 20 चार्ट को था, मतलब लाइसेंस चार्ट को बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं लाइसेंस को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, नवीनतम किया, भारत के शासन को बढ़ाया गया। इस अधिनियम में कंपनी और व्यापारियों से एक अधिकार को बनाए रखना, कंपनी के राजनीतिक प्रशासनिक कार्य को स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार के तहत रखना, जो था मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा रखता था। और इसकी जब गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया तो सब गवर्नर जनरल की कंट्रोल, अब गवर्नर जनरल किसकी कंट्रोल में, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो आइए व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लाइसेंस बढ़ा दिया गया 20 वर्ष के लिए नहीं। प्रशासनिक नियंत्रण, यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के सभी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से किए जाएंगे। है देखिए, जो गवर्नर जनरल था वो अभी ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आ गया। गवर्नर जनरल की शक्तियाँ, गवर्नर जनरल कुछ परिस्थितियों में परिपथ में निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया और वह बंगाल अनुपस्थित होने पर अध्यक्ष नियुक्त कर सकता था। गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसी मद्रास और बम्बे पर अधिकार दिया। मतलब अब जो था, जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियां बढ़ गई थी और उसे अधिक शक्तियां मिल गई थी। अब वो था कि किसी की अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल निर्णय ले सकता था, किसी को पद से हटा सकता और उसके कुछ भी रद्द कर सकता था। तो गवर्नर जनरल के हाथ में शक्ति आ गई। बम्बई मद्रास पर आधिपत्य अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। पहले गवर्नर जनरल की मान्यता नीति पर 1793 ईस्वी के एक्ट के द्वारा इसे शक्तियां मिली। आइए जानते हैं 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद का एक आधिपत्य अधिनियम था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर इस अधिनियम में भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रभुत्व का दावा किया गया। मिशनरी को भारत आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई और भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर 1 लाख का वार्षिक अनुदान भी तय किया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार को एक अधिकार को छीन लिया गया और सिर्फ क्या, चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर इस अधिनियम में ब्रिटिश क्राउन को प्रभुत्व। इस अधिनियम ने 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा जो था ब्रिटिश का जो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के प्रभुत्व को दावा किया गया। जो मिशनरियां भारत आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति, इसमें मतलब जो मिशनरी थे, मिशनरी मतलब ईसाई, जो ईसाई थे उन्हें भारत में आने की अनुमति मिली और अपने धर्म प्रचार करने की भी अनुमति दे दी गई। और भारत साहित्य विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर 1 लाख का वार्षिक अनुदान जो कंपनी था, कंपनी द्वारा 1 लाख शिक्षा के लिए दिया जाने वाला था। तो आइए आगे जानते हैं। व्यापारिक एकाधिकार का ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया, जिसमें अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। मतलब अब जो अधिकार समाप्त कर दिया, अन्य देश के भी व्यापारी आके ब्रिटिश व्यापारी की भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। आइए आगे जानते हैं 1833 चार्टर अधिनियम भारत में केंद्रीकरण को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण अधिनियम। मतलब जो 1833 का चार्टर अधिनियम है वह केंद्रीकरण को बढ़ावा देने वाला है, महत्वपूर्ण अधिनियम। केंद्रीकरण, इसमें भारत सरकार का वित्त, विधायी और प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण किया। मतलब किसके, 1833 चार्टर अधिनियम एक्ट के द्वारा। गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। मतलब अब जो था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल, और जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल। मतलब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। विधायी शक्तियां, बम्बई मद्रास में गवर्नरों की विधायी की शक्तियों को छीन लिया गया और भारत के गवर्नर जनरल के पद को पूरे भारत के कानून का अधिकार बना दिया गया। मतलब अब जो था, जो हमारा गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत, बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल की शक्तियां छीनकर हमारे पूरे भारत के लिए एक कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय विधि आयोग, भारत में कानूनों, कहाँ गया,
कानूनों के संहिताबद्धकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले इसके पहले अध्यक्ष थे। जो इसमें कानून संहिताबद्ध की गई, इसे विधि आयोग कहते हैं। जिसमें इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। रोजगार के अवसर, जाति, धर्म या जन्मजात की परवाह किए बिना भारतीयों की कंपनी के अधीन किसी भी पद या रोजगार के लिए पत्र घोषित किया गया था। मतलब अब जो इसने 1793 में था, 1793 के नियम के तहत, एक्ट के तहत उसमें जो था रोजगार के अवसर थे, पर उन्हें जाति, धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी ऊंची नीची, काला गोरा, रंग भेद, किसी के में भेद नहीं किया जाएगा। उसे रोजगार के अवसर सबको मिलेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी करने के लिए प्रताड़ित एक अधिनियम था, लेकिन इसे कंपनी के शासन विस्तार अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि पिछले चार्टर में यह एक निश्चित अवधि के लिए होता था, पर अब ये हो गया था, ये एक अनिश्चित समय काल के लिए हो गया था। अब इसमें कोई भी मतलब समय निर्धारित नहीं था पहले समय, पर इसमें अब समय कोई निर्धारित नहीं करता था। पहले जो हमने चार्टर एक्ट पढ़े थे उसमें समय निर्धारित किया जाता था कब तक, पर इस एक्ट के जरिए इसमें समय निर्धारित नहीं किया जाता था। आइए आगे जानते हैं। कार्य और विधायी शक्तियों का पृथकीकरण, गवर्नर जनरल की कार्यकारी विधि शक्तियों को अलग कर दिया गया। मतलब अब जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों को अलग कर दिया गया। उसकी शक्तियों को अलग कैसे कर दिया गया था? उसकी शक्तियों को अलग कर दिया गया था। अब प्रताड़ित नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण दोनों को अलग कर दिया गया। आइए, भारतीय विधान परिषद के स्थापक गवर्नर जनरल के परिषद को एक अलग विधायी निकाय के विस्तारित किया गया, जिसमें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना गया, जिसे केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व, तो पहली बार भारतीय केंद्रीकरण परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शामिल किया गया, जिसमें मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय सरकारों के 4 सदस्य को नियमित, मतलब अब सदस्यों की गवर्नर जनरल की विधि आयोग की संख्या कितनी हो गई? अब 4 हो गई थी। खुली प्रतियोगिता प्रणाली, सीवर सेवाओं की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें संविदा सीवर सेवा भारतीयों के लिए उपलब्ध हो गई। अब मतलब ये था, अब खुली प्रतियोगिता हो, पहले रंग, रूप, जाति और ऊंच नीच को देख के थी, पर अब योग्यता के आधार पर होगा, जो योग्यता होगी उसी के हिसाब से होगा। इस प्रणाली को लागू करने के लिए 1854 को मैकाले समिति का गठन किया गया। जो मैकाले थे, जो पहले अध्यक्ष हमने पढ़ा था, जो अभी हमने पढ़ा था, जो मैकाले थे भारतीय विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो ये रहा कि मैकाले समिति का गठन किया। आइए आगे जानते हैं। कंपनी के शासन पर अनिश्चितकालीन विस्तार, इस अधिनियम ने पिछले चार्टर के विपरीत कंपनियों के शासन की कोई निश्चित अवधि या तय नहीं की। इसमें यह संकेत मिला कि संसद कभी भी किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त कर सकता है। मतलब अब कोई निश्चित नहीं था, जो था संसद कभी भी कंपनी के जो था शासन को समाप्त कर सकता, कंपनी के शासन को समाप्त कर। निदेशक मंडल की शक्तियों में कमी, निदेशक मंडल की संख्या 6 कर दी गई और उसके द्वारा नियुक्ति के संरचना देने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। मतलब संख्या 6 कर दी गई, पर नियुक्ति के संरचना को देने की शक्ति समाप्त कर दी गई थी। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता। अगले एक्ट के पढ़ेंगे। तो ये हमारा चार्टर ये जो एक्ट था, मतलब जो हम अभी तक हम एक्ट पढ़ते आ रहे थे, अब इसके आगे कोई भी एक्ट नहीं पढ़ा जाएगा। इसके आगे जो अधिनियम होंगे, भारत शासन अधिनियम होगा या भारत शासन परिषद होगा, पर इसमें अब एक नहीं था ये। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो था अंतिम एक्ट था, अंतिम चार्टर था, चार्टर एक्ट था। ये जो था चार्टर एक्ट अंतिम एक्ट था, अब अधिनियम नहीं होंगे, यहीं तक ये अंतिम था। तो आइए, इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जुड़े रहिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।